Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is limitations of open chain structure of glucose. Glucose का हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था ओपन चेन स्ट्रक्चर. Though there are sufficient properties of glucose which shows that glucose has open chain structure, but still there are many properties of glucose which cannot be explained with the help of that open chain structure. अभी भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप हैं, लेकिन वो ग्लूकोज रिप्रेजेंट नहीं करता. तो हम उनको लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड. Addition of sodium bisulfite is the characteristic property of aldehydic group. कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करके एक एडिशनल प्रोडक्ट देता है. इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं बिकॉज ऑफ पोलैरिटी, यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इसमें से हाइड्रोजन इधर आ जाता है OH और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण SO3Na इसके ऊपर आके अटैच हो जाता है और ये एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है. यहाँ R की वैल्यू जो भी है उससे इस रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ग्लूकोज में हालांकि यहाँ पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज एल्डिहाइडिक ग्रुप की रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस रिएक्शन को ग्लूकोज शो नहीं करता. वाई? इस चीज को ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. नेक्स्ट, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइन देता है. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड्स की. ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं इस तरीके से, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है और डबल बॉन्ड से NOH जुड़ जाता है जो कि ऑक्साइन कहलाता है. अब हमने ग्लूकोपेंटा ओ एसीटेट लिया. ग्लूकोपेंटा ओ एसीटेट और ग्लूकोज में क्या फर्क है? ग्लूकोज में आप जानते हैं यहाँ CHO और ये पेंटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं इसमें इस तरीके से. ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है. मैं यहाँ पे इनके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रही, सिर्फ ये बता रही हूं कि यहाँ पे 4 OH सेकेंडरी है, एक OH क्या है, प्राइमरी है. तो जब इस फॉर्म में ग्लूकोज ऑक्साइन बनाता है और अगर इसका पेंटा ओ एसीटेट बना दिया जाए, मीन्स OH की जगह O एसीटाइल ग्रुप आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं पेंटा ओ एसीटेट. तो इसे भी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एसीटाइल ग्रुप कोई एल्डिहाइड पे तो आया नहीं है, इसे भी रिएक्शन शो करनी चाहिए ऑक्साइन्स के साथ, यानी कि ऑक्साइन फॉर्मेशन करना चाहिए, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करनी चाहिए. लेकिन जब हम ग्लूकोपेंटा ओ एसीटेट लेते हैं तो हाइड्रोक्सिल अमीन अब इस एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन नहीं करता. वाई? इसको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इसके अलावा ग्लूकोज जो डी ग्लूकोज है उसकी 2 डिफरेंट फॉर्म्स हमें मिलती हैं. एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज. कैसे? अगर आपने ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया या अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया और उसको आपने लेस देन 371 केल्विन टेम्परेचर से क्रिस्टलाइज किया, मीन्स आपने इसको बॉईल किया लेकिन टेम्परेचर 371 केल्विन से नीचे ही रखा, तो जो क्रिस्टल्स मिलते हैं आपको वो अल्फा डी ग्लूकोज के मिलते हैं और 419 केल्विन उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है. मीन्स आपको एक अलग क्रिस्टल की फॉर्म मिलती है. और अगर उसको जो आपको अल्फा डी ग्लूकोज मिला, इसको आप सॉल्यूशन बनाएं, इसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लें, मीन्स तुरंत पानी में डालें और उसका आप ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करें, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 112 डिग्री के एंगल से रोटेट करता है राइट साइड. डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एंगल कितना रखता है, 112. तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है 112 डिग्री. लेकिन
दूसरी फॉर्म बीटा डी ग्लूकोज हमें एक्वस या अल्कोहलिक सॉल्यूशन से ही मिलती है, लेकिन कब, जब आप उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, यानी कि आप उसको पहले इवोपरेट करते हैं फिर उसको क्रिस्टलाइज करते हैं अबव 371 केल्विन पे। जब आप अबव 371 केल्विन टेम्परेचर रख के करते हैं तो इसी सॉल्यूशन से आपको एक डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म मिलती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। देखो इसका था 419 और इसका है 423। देयर इज ए माइन्यूट डिफरेंस। और उसका हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लें, मीन्स जैसे ही वो बना है आपने सॉल्यूशन डाला, बिल्कुल उसी समय फ्रेश सॉल्यूशन बनाया आपने उसका, और उसकी आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन आता है +19 डिग्री। मीन्स है ये भी टेक्सटो रोटेटरी, लेकिन एक्सटेंट ऑफ रोटेशन क्या है, डिफरेंट है। इसका 112 था, इसका 19 डिग्री था। लेकिन चाहे आप इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को, चाहे आप इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को थोड़े टाइम तक रहने देते हैं, मीन्स उसको आप उसी में सॉल्यूशन में ही रहने देते हैं और लगातार आप उसका ऑप्टिकल रोटेशन नोट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। अब वो सॉल्यूशन ना तो प्योर अल्फा है ना वो प्योर बीटा है, और आपको मिलता है एक नया सॉल्यूशन जिसका की अल्फा वैल्यू है +52.7। मीन्स 112 से इसका डिक्रीज होते होते एंगल रह जाता है 52.7, और इसका 19 से इंक्रीज होते हुए एंगल हो जाता है 52.7। तो ये प्रोसेस अल्फा का बीटा में, बीटा का अल्फा में आना, और एंगल का, इसका रोटेशन एंगल का चेंज होना, इसका कम जाना, इसका ज्यादा होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। इसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन के प्रोसेस को हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वाई वी हैव 2 डिफरेंट फॉर्म प्लस 1 थिंग। सेकेंड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन का डिफरेंट है, और अगर उस सॉल्यूशन को पड़ा रहने दे थोड़ी देर तक तो उसका एंगल धीरे धीरे चेंज होते हुए 52.7 पे आके कांस्टेंट हो जाता है, या 19 से इंक्रीज होते हुए 52.7 पे आके कांस्टेंट हो जाता है। दिस फिनोमिना वी कैन नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। And next we observe that D-glucose on reaction with methyl alcohol in presence of dry HCl. It gives 2 types of glucosides, methyl alpha D glucosides and methyl beta D glucoside. तो यहाँ आपको 2 ग्लूकोसाइड्स मिलते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल अल्कोहल ही रिएक्शन करता है, जबकि अगर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप कंप्लीट एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो जैसे सिंपल किसी और एल्डिहाइड की हम बात करें RCHO लेके, तो वो एक की जगह 2 मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं। कैसे कि ये आपने 2 मॉलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल ले लिया HOMe, और ये दोनों का H और ये O इस तरीके से बाहर जाता है, और कार्बन OMe कार्बन OMe इस तरीके से जुड़ जाता है और आपको मिलता है एसीटेल। जबकि यहाँ पे आपको एसीटेल नहीं मिल रहा, एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है पर वो बिहेव फिर भी एसीटेल की तरह कर रहा है। ये दोनों ग्लूकोसाइड्स बिल्कुल एसीटेल्स की तरह ही बिहेव करते हैं। जैसे इस एसीटेल में अब एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, आप इसकी टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे, नहीं होगी, जबकि इसकी होती है। मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करने से पहले ये टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन करता है, फेहलिंग से रिएक्शन करता है, पर ये नहीं करता। सिमिलरली म्यूटा रोटेशन ये बिल्कुल शो नहीं करता, और ये जब हाइड्रोलाइज किया जाएगा, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो इट विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। जबकि इसमें हम क्या देखते हैं, ये एसीटेल भी जब एसीटेल नहीं है फिर भी बिहेव कर रहा है एसीटेल की तरह, एंड टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता, फेलिंग से रिएक्शन नहीं करता, म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता,
और हाइड्रोलाइज्ड होके 1 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देता है। तो जब इसमें देखो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बिल्कुल इसकी तरह है। ये R की वैल्यू आपने ये C5 रख दिया, इतने 5 कार्बन रख दिए, तो इसे भी सेम इसी तरीके से रिएक्शन करनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे नहीं करता। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन, जिसको हम इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते। और इसकी एक और लिमिटेशन होती है कि अगर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक करें तो इसमें कहीं भी ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आती कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए कैरेक्टरिस्टिक हो, प्रूव करती हो कि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। जबकि हम अभी तक ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं कि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मीन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रूव होता है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप नहीं है। तो दीज वर लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो अब हम मूव करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पर। थैंक यू।